Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 4th of October 2020. 4 अक्टूबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं. बिफोर वी स्टार्ट, आज यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है. प्रीलिम्स स्टार्ट हो चुका है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ. सो आई हैव ऑलरेडी विश्ड दोज हु आर गिविंग दिस ईयर्स एग्जामिनेशन, और आई होप दे ऑल परफॉर्म वेरी वेल. एंड आप लोग अगले साल जो दोगे, आप लोग भी अच्छा परफॉर्म करना. एंड प्लीज़ आज से अभी तक आपने अगर स्टार्ट नहीं किया था तो आज दिस इज़ द डे व्हेन यू शुड मेक अ थॉरो प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर एंड उसको स्टार्ट करिए, है ना. वी विल ऑल्सो थिंक समथिंग फॉर 2021 के लिए. हम लोग भी कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ अच्छा प्लान करते हैं, लेकिन आप लोग भी अपने तरफ से अपने लोकल प्लान बनाते रहो, ठीक है ना. देन वी विल मेक अ ग्लोबल प्लान. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. फर्स्ट पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रीएम्बल. प्रीएम्बल के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, कौन कौन से सही हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है द प्रीएम्बल हैज़ सम लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर. दूसरा कह रहा है प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तीसरा है प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट है. तो options are 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, or 1, 2 and 3. Second question is Yakshagan is a traditional folk dance from form popular in which of the following states. इनमें से कौन से states में यक्षगान पॉपुलर है. ऑप्शंस आर ए उड़ीसा, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम. MTCR के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है. ऑप्शंस आर, पहला स्टेटमेंट कह रहा है it is an informal political understanding among states formed by the G7 industrialized countries in 1987. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है MTCR imposes legally binding obligations on its members to prevent the proliferation of missiles over the range of 300 किलोमीटर. तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ द MTCR. तो आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं. 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, या 1, 2 and 3. तो लेट्स सी दी आंसर्स वन बाय वन. मैं आपको आंसर्स बताता हूँ. प्रीएम्बल के रिगार्डिंग पहला स्टेटमेंट जो था वो गलत था. क्यों? क्योंकि प्रीएम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉट अ रिस्ट्रिक्शन अपॉन दैट. तो ना ही ये सोर्स ऑफ पावर है ना ही रिस्ट्रिक्शन है. तो पहला स्टेटमेंट गलत है. ये स्टेटमेंट लिखा रहता है प्रीएम्बल के बारे में. प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी गलत है. क्यों? प्रीएम्बल इज वेरी मच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज एज पर द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग. प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड, ये भी गलत है. प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड. इसीलिए इसमें जो सेक्युलर वर्ड है, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी वर्ड है, या ये सब वर्ड्स जो हैं ये यूज़ किए गए थे बाद में, तो इस कारण से ये अमेंड किया जा सकता है. तो इसका 1, 2, 3 तीनों होगा, क्योंकि तीनों ही इनकरेक्ट है. यक्षगान पूछा था, पॉपुलर ट्रेडिशनल फोक डांस है कौन से स्टेट का. तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर होगा बी कर्नाटका. तीसरा जो क्वेश्चन था वो था MTCR के रिगार्डिंग. तो पहला स्टेटमेंट इसमें ज़रूर सही है. तीसरा भी सही है क्योंकि इंडिया भी रिसेंटली ही इसका मेंबर बना MTCR का. दूसरा गलत है. क्यों? क्योंकि ये कोई ट्रीटी नहीं है. MTCR इज नॉट अ ट्रीटी, देयरफॉर देयर इज नो लीगली बाइंडिंग प्रोविजन इन दैट. अब दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे हमने क्या लिख दिया कि लीगली बाइंडिंग है, लेकिन लीगली बाइंडिंग MTCR का कोई प्रोविजन नहीं, बिकॉज नॉट अ ट्रीटी. और इसमें दो कंडीशन है. 500 किलोग्राम, द केजी कंडीशन इज 500 एंड रेंज कंडीशन इज 300 किलोमीटर. तो 500 किलोग्राम, 300 किलोमीटर, ये याद रखेगा MTCR में जो कंडीशंस हैं. सो दीज आर द थिंग्स विच वर देयर. I hope you learned something new from these questions. Let's move to the news analysis part. पहली जो न्यूज़ है वो है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल ओपन इन हिमाचल प्रदेश. वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल ओपन हुआ है हिमाचल प्रदेश में. तो प्राइम मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड अटल टनल. अटल टनल नाम है इसका, अटल टनल. कहाँ पे? रोहतक. Altitude of 3000 meter in Himachal Pradesh, and it is basically for providing strength to the country's border infrastructure. बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. जो डिस्टेंस है उसको कम करेगा बाय 45 किलोमीटर. तो 45 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस को कम करेगा. 5 आवर्स की जर्नी शॉर्ट करेगा. बहुत ज़्यादा इसके एडवांटेजेस हैं अटल टनल के. 9.02 किलोमीटर लॉन्ग. इट इज़ 9.02 किलोमीटर लॉन्ग, 9.02 किलोमीटर का है. एंड इट इज़ बिल्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनी कब थी? 1960 में बनी थी. BRO बोलते हैं. BRO किसके अंदर आती है? BRO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है. बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है. 1960 में बना था. एंड ये केवल इंडिया के रोड्स नहीं बनाते, ये बॉर्डर की बहुत सारी कंट्रीज़ के भी रोड्स बनाते हैं. इसलिए याद रखना कि सिर्फ इंडिया की रोड्स नहीं बनाते हैं. ऐसा अगर
कभी स्टेटमेंट आता है यूपीएससी में कि बीआरओ सिर्फ इंडिया में रोड कंस्ट्रक्ट करता है या बॉर्डर में कंस्ट्रक्ट करता है, केवल इंडियन बॉर्डर पे, ऐसा नहीं है। ये दूसरी कंट्रीज़ में भी जा करके उनके रिक्वेस्ट पे कंस्ट्रक्शन करने का काम करते हैं। अब ये जो अटल टनल है, इट इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। कनेक्ट किसको करता है? मनाली को कनेक्ट करता है लाहौल स्पीति वैली से। तो मनाली को लाहौल स्पीति वैली से कनेक्ट करता है, ठीक है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देख लो। लेंथ जो है इसकी 9.02 किलोमीटर की। शेप इसका हॉर्स शू है। तो हॉर्स शू कैसा है? देखो, हॉर्स शू मैग्नेट आपने सुना होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी टेक्निकल, इस तरीके का शेप जो होता है, ये शेप आपका, ये हॉर्स शू मैग्नेट होता है। यहाँ पे नॉर्थ पोल रहता है, इधर साउथ पोल रहता है, अपोजिट पोल्स रहते हैं। ये हॉर्स शू मैग्नेट की तरह होता है। ये हॉर्स शू, ये शेप है हॉर्स शू मैग्नेट का। तो हॉर्स शू शेप है इसका। एंड इट इज़ लोकेटेड बिलो द रोहतांग पास। इट इज़ लोकेटेड बिलो द रोहतांग पास। यूपीएससी आपको यहाँ पे भी कंफ्यूज कर सकता है, वो स्टेटमेंट दे देंगे इट इज़ लोकेटेड अबव द रोहतांग पास, तो ये भी गलत हो जाएगा। रोहतांग पास के नीचे है। एंड इट कनेक्ट्स मनाली टू लाहौल स्पीति वैली। तो मनाली को ये लाहौल स्पीति से कनेक्ट करता है। डिस्टेंस कितना रिड्यूस कर रहा है? तो डिस्टेंस 46 किलोमीटर का डिस्टेंस रिड्यूस कर रहा है। टाइम कितना सेव करेगा? 5 आवर्स का टाइम सेव करेगा। एल्टीट्यूड 3000 मीटर अबव द सी लेवल है। इट इज सिंगल ट्यूब डबल लेन टनल। सिंगल ट्यूब है एंड डबल लेन है, ओके, डबल लेन। एंड मैक्सिमम व्हीकल स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। एंड टेलीफोन फैसिलिटीज अवेलेबल एट एवरी 150 मीटर, फायर हाइड्रेंट एट एवरी 60 मीटर, इमरजेंसी एग्जिट एट एवरी 500 मीटर, एंड टर्निंग केवन एवरी 2.2 किलोमीटर, एयर क्वालिटी मॉनिटर एवरी 1 किलोमीटर, ऑटोमेटिक इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम विद सीसीटीवी कैमराज एवरी 250। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि इसके अंतर्गत अवेलेबल कराई गई हैं। एंड इट वाज बेसिकली लेड डाउन बाय अटल बिहारी वाजपेयी जी इन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर दिस अप्रोच रोड टू द टनल। जो अप्रोच रोड है टनल के लिए, उसका जो फाउंडेशन था वो अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में ले किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, अटल टनल, 9.02 किलोमीटर, रोहतांग पास के नीचे, लोकेटेड बिलो द रोहतांग पास, कनेक्टिंग मनाली एंड लाहौल स्पीति वैली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। जितने फैक्ट्स थे मैंने आपको इस न्यूज़ के बता दिए, इसको याद रखना सारी चीज़ों को, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी। असम गुरखाज सीक गैजेट नोटिफिकेशन फॉर सेफगार्ड्स। अब असम के जो गोरखा कम्युनिटी के लोग हैं, दे वांट अ गैजेट नोटिफिकेशन ऑन द इशू ऑफ इंक्लूडिंग देम फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अकॉर्डिंग टू क्लॉज 6 ऑफ 1985 असम अकॉर्ड। अब देखो, असम अकॉर्ड जो था वो 1985 में साइन किया गया था। उस समय राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, 1985 में। एंड ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो है वहाँ की कम्युनिटीज़ को देने के लिए है। जो क्लॉज 6 है असम अकॉर्ड का, वो क्या बोलता है कि इट एंडेड द एंटी फॉरेनर्स असम एजिटेशन फ्रॉम 1979 टू 1985। जो असम में एजिटेशन हुए थे वो 1979 से 1985 के बीच में हुए थे, 1979 से 1985 में हुए थे। इन एजिटेशंस को ख़त्म करने के लिए, ये फॉरेनर्स के अगेंस्ट एजिटेशन थे, जो बाहर के लोग असम में आ जाते थे उनके अगेंस्ट एजिटेशन थे ये, जैसे बांग्लादेश के कई माइग्रेंट्स आ गए थे, इन सब के अगेंस्ट भी थे। तो ये एजिटेशन ख़त्म करने के लिए असम अकॉर्ड हुआ था। अब असम अकॉर्ड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि वहाँ के जो असम के जो रेसिडेंट्स हैं या सिटीजन हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड दिया जाएगा फॉर प्रोटेक्टिंग, प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग देयर ओन कल्चर, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड हेरिटेज। ओके, तो असामीज पीपल का हेरिटेज, कल्चर, सोसाइटी, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, हेरिटेज, इसको प्रमोट करने के लिए उनको एक सेफगार्ड दिया गया था क्लॉज 6 के अंतर्गत, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, गोरखा कम्युनिटी क्यों अब एजिटेशन करी कि हमको गजट में नोटिफिकेशन में आप इंक्लूड करो, क्यों ऐसा कर। 14 मेंबर पैनल बना था जिसको कि जज विप्लव कुमार शर्मा हेड कर रहे थे। उन्होंने डिफाइन किया था असामीज पीपल का मतलब क्या है। असामीज पीपल आर दोज who have been citizens of India residing in the territory of Assam on or before 1 जनवरी 1951। 1 जनवरी 1951 के पहले जो लोग भी रह रहे थे असम की धरती पे, वो असामीज पीपल कहलाएंगे, ऐसा विप्लव कुमार शर्मा कमेटी ने बोला था। क्लॉज 6 जो है, क्लॉज 6
the Clause 6 committee report did not mention anything about the constitutional, legislative, and administrative safeguard of the local Gorkhas who fought for the Assam against the Burmese in the invasions of 1826. जो असम और बर्मा के बीच में वॉर हुआ था 1826 में, उसमें गोरखास ने फाइट की थी, लेकिन उनका कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है। क्लॉज 6 कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ के नाम है, उसमें गोरखास का नाम नहीं है। दैट इज़ द रीज़न वाई दे वॉन्ट अ गैजेट नोटिफिकेशन कि वो भी असामीज पीपल के अंदर इंक्लूडेड रहे और उनको भी सेफगार्ड मिले जो बाकी लोगों को मिलेगा एज पर द असम अकॉर्ड 1985। तो जो भी असम अकॉर्ड के अंतर्गत सेफगार्ड सबको मिल रहा है वो उनको भी मिलना चाहिए, एंड फॉर दैट रीज़न दे वांट अ गैजेट नोटिफिकेशन ताकि उनका नाम आए। अब इसमें देखो एक चीज़ और याद रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो असम बर्मा वॉर हुआ था 1826 में, उसको एंड किया गया था बाय ट्रीटी ऑफ यांडाबू। ओके, याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ यांडाबू थी जिसके थ्रू इसको एंड किया गया था। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं। इट वॉज अगेंस्ट द इंडो बर्मीज वॉर, जो था इंडिया और बर्मा का जो वॉर हुआ था असम की तरफ से हुआ था, असम बर्मीज वॉर, उसको ट्रीटी ऑफ यांडाबू से एंड किया गया था। तो ये भी आप इसको याद रख सकते हैं। दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर इट। ओके, सो क्लॉज 6 वाली चीज़ मैंने आपको बता दिया, असम अकॉर्ड का बता दिया, उसमें इनका नाम नहीं है, इसलिए उन्होंने इसके लिए गुहार की है कि उनका नाम इंक्लूड होना चाहिए अलग से, ठीक है ना। देयर शुड बी अ मेंशन ऑफ एटलीस्ट गोरखास जिन्होंने फाइट की थी फ्रॉम द आसामी साइड। आगे है एक्सटिंक्ट ट्री फाउंड आफ्टर 180 ईयर्स इन कोल्लम ग्रूव्स। ओके, तो कोल्लम ग्रूव्स में 180 सालों बाद एक पेड़ मिला है, एंड the scientists at the जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा ये है कहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पलोड नियर जो यहीं पे है पलोड में। तो याद रखिएगा ये कहाँ पर है, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पलोड, याद रखिएगा। दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, पलोड में लोकेटेड है। और इन्होंने ये पता किया है कि 180 साल पुराना एक ट्री है, एंड 1835 में पहली बार ये आया था, ठीक है ना, एंड तब इसको साइट किया गया था। 180 सालों के बाद दोबारा इसको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, आफ्टर अ गैप ऑफ 180 ईयर्स। सैक्रेड ग्रूव से कोल्लम एरियाज में, कोल्लम आपके कोल्लम कहाँ पर है, केरला में, ठीक है ना, कोल्लम कहाँ पर है, केरला में, ये भी आप याद रखिएगा। Only one mature tree has been found so far, which makes this remarkable discovery extremely valuable। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये केवल एक ही ट्री है जो कि मिला है। अब इस ट्री का नाम क्या है, इसका नाम है मधुका डिप्लोस्टेमन, याद रखिएगा नाम है मधुका डिप्लोस्टेमन, विच इज़ अ फैमिली ऑफ सेपोटा सीके। ओके, तो सेपोटा सीके की फैमिली से है ये मधुका डिप्लोस्टेमन, ये याद रखिएगा, सैक्रेड ग्रुप्स में आता है ये, एंड दिस इज हैज बीन लोकेटेड इन कोल्लम इन केरला, एंड इट इज़ नाउ एलिजिबल फॉर कैटेगराइजिंग एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड बाय द IUCN। अब ये एलिजिबल हो गया कि अब इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में घोषित कर दिया जाए, अदरवाइज इसका एक ही प्लांट है और ये एक्सटिंक्ट माना जाता था अभी तक, ठीक है। 180 सालों के बाद दोबारा ये मिला है। US नेवीज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट रिफ्यूल्स एट पोर्ट ब्लेयर। तो US नेवी का P-8A लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है उसको फ्यूल उसका भरा गया कहाँ पर, आपका पोर्ट ब्लेयर पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पोर्ट ब्लेयर पे भरा गया। किसका, US नेवी का P-8A लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। पहली बार ऐसा हुआ था। अब देखो इंपॉर्टेंट क्यों, कि ये हमारी ट्रीटी है, हमारी ट्रीटी है USA के साथ, जिसको हम बोलते हैं लेमोआ, जिसको बोलते हैं लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, उस ट्रीटी के अंतर्गत यही सारी चीज़ की जो लॉजिस्टिक्स रिलेटेड जो भी चीज़ें, जैसे मान लो रिफ्यूलिंग है, ये है, अगर कोई US का शिप इंडिया के आसपास से गुजर रहा है तो वो यहाँ पे रिफ्यूल करवा सकता है, इंडिया का अगर कोई शिप US के आसपास से गुजर रहा है तो वहाँ पे रिफ्यूल करवा सकता है, ठीक है ना। ये जापान से आ रहा था P-8A, तो पोर्ट ब्लेयर में फिर उसने ये भरा। अब यहाँ पे एक्सरसाइजेस के कुछ नाम में, जैसे पासेक्स एक्सरसाइज, अनदर पासेज एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी शिप्स एंड US एयरक्राफ्ट शिप ट्रांजिटिंग द रीजन इन जुलाई इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस लेटर दिस मंथ। तो इस सर पासेक्स एक्सरसाइज भी होगी जो इंडिया नेवी शिप्स और जो US के एयरक्राफ्ट हैं उनके बीच में होगी, पासेक्स यानी पासेज एक्सरसाइज, ठीक है ना। फिर इसके अलावा एक पासेक्स में होगा क्या क्या, जो US नेवी का निमिट्ज कैरियर है, US नेवी का निमिट्ज कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप नियर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये ट्रांजिट करेगा, USS निमिट्ज बोलते हैं उसको, वो यहाँ से ट्रांजिट में रहेगा, वो करेगा।
इसके अलावा इंडियाज मैरीटाइम इंटरेक्शन विद द क्वाड ग्रुप इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। आप सबको पता है जैसे अब ऑस्ट्रेलिया को भी मालाबार में इंक्लूड करने की बात चल रही है, अभी चल ही रही है, अभी इंक्लूड किया नहीं है मालाबार एक्सरसाइजेज में, क्या पता इसको करते कि नहीं, लेकिन यूएस इंडिया जापान तो है ही, फिर भी इसको याद रखना है, और ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड करने की बात चल रही है। देन इसको मैरीन डोमेन अवेयरनेस एक्सरसाइजेज भी हैं। मैरीन डोमेन अवेयरनेस मतलब आपको मैरीटाइम डोमेन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना है, ठीक है ना। जैसे इसके लिए इंडिया में भी 2 इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं, IOC IFC IOR जो बना है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर ऑफ द इंडियन ओशन रीजन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के साथ हम बोंगो सागर कर रहे हैं, देखो यार लिखा है एक्सरसाइज बोंगो सागर, जिसमें इसका पहला एडिशन हुआ था 2019 में, याद रखिएगा। बोंगो सागर किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है, तो ये भी एक्सरसाइज का नाम है बोंगो सागर बट विद बांग्लादेश, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। आपके लिए क्वेश्चन ये कॉर्पेट एक्सरसाइज किसके किसके बीच में कहाँ ऑपरेट होती है? कॉर्पेट भी मैंने पढ़ाया है, कॉर्पेट भी एक एक्सरसाइज है। कॉर्पेट आपको बताना है किसके किसके बीच में होती है, दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है, तो यू कैन मूव विद मी। यहाँ पे है सेंचुरी ओल्ड डेटा हेल्प मेजर द सन्स मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे सन का मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने के लिए डेटा यूज़ किया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट कुछ नाम याद रखिएगा यहाँ पे जो दिए, पूरा न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, अगर आपसे पूछ रहे हैं कहाँ पर है, इसको एरीज बोलते हैं, एरीज इसका नाम है, एरीज। तो ये है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, ये कहाँ पर है? ये आपका नैनीताल में है। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका नैनीताल में है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, ये जो डेटा यूज़ कर रहा है कौन कर रहा है? ये कोडाई कनाल सोलार ऑब्जर्वेटरी है। अब देखो जैसे कोल्लम हमने देखा ना, कोल्लम आपका केरला में था, कोडाई कनाल आपका तमिलनाडु में, कोडाई कनाल इज इन तमिलनाडु, ठीक है ना। फिर एक कोवलम भी है एक जगह, वो भी आई थिंक केरला में ही है, तो ये थोड़ा डिफरेंसेस याद रखना है। कोल्लम ये केरला में है, कोडाई कनाल आपका ज़रूर तमिलनाडु में है, थोड़ा डिफरेंस याद रखना। तो कोडाई कनाल सोलार ऑब्जर्वेटरी जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी 1899 में, 1899 में इस्टेब्लिश की गई थी, और सन के ऊपर ऑब्जर्वेशंस रखने के लिए इसको बनाया गया था कोडाई कनाल सोलार ऑब्जर्वेटरी को। और ये आपका कहाँ पर है? ये कर्नाटक, ये तमिलनाडु में, सॉरी तमिलनाडु में कोडाई कनाल सोलार ऑब्जर्वेटरी है। अ टेल ऑफ मैनग्रूव माइग्रेशन। अब मैनग्रूव माइग्रेट हो रहे हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे पहले मैनग्रूव्स नहीं हुआ करते थे, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। अब कौन सी वैरायटी है जो माइग्रेट कर रही है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, इसका नाम है सोनेरातिया कैसियोलैरिस, याद रखिएगा, द नेम इज सोनेराशिया या सोनेराटिया कैसियोलैरिस। ये नाम एज इट इज़ लिख लो, याद कर लो, सोनेराटिया कैसियोलैरिस, कॉमनली नोन एज मैंग्रूव एप्पल, इसको मैंग्रूव एप्पल भी कहा जाता है, सोनेरातिया कैसियोलैरिस। अब ये ऐसी जगहों पे होने लगा है जहाँ पर ये पहले नहीं होता था, ठीक है ना। दैट इज दे आर मूविंग टू द अपर कोर्सेज ऑफ द रिवर, जो अपर कोर्सेज हैं आपके हुगली रिवर का, यहाँ पे वहाँ पे ये पाए जाने लगे, ठीक है ना। पहले ये एरिया 1995 के पहले तक डिवॉइड ऑफ मैनग्रूव था, कोई मैनग्रूव यहाँ पे नहीं होता था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो मैनग्रूव प्लांट, मिलेनियम पार्क जो है आपका विच इज एट द हार्ट ऑफ कोलकाता, वहाँ पे भी मिल रहा है मैनग्रूव प्लांट। मिलेनियम पार्क, ये भी याद रखना, मिलेनियम पार्क कहाँ पर है? कोलकाता में है मिलेनियम पार्क। तो इसका रीज़न जो बताया जा रहा है कि सीवेज डिस्पोजल हैज़ इंक्रीज द पोल्यूशन लोड इन द रिवर वाटर्स एंड देर इज ऑल्सो अ रैपिड मीन सी लेवल राइज। तो 2-3 रीज़न है, एक तो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है वाटर में, दूसरा मीन सी लेवल बढ़ता जा रहा है। अब ये देखो जो ये सोनेरातिया कैसियोलैरिस है, ये एक बायो इंडिकेटर है। कैसे बायो इंडिकेटर है? क्योंकि ये ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पे सीओडी बढ़ जाता है, यानी कि जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है अगर उसकी ज़्यादा है तो यह यहाँ पे होगा। देखो सोनेराटिया कैसियोलैरिस ग्रो वेल इन द प्रेजेंस ऑफ हाई सीओडी। हाई सीओडी मतलब कि क्या है? वहाँ पे पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा है तो वहाँ पर जाता है, इसलिए एक बायो इंडिकेटर की तरह काम भी करता है सोनेरातिया कैसियोलैरिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको याद रखें। इसको मैनग्रूव एप्पल भी कहा जाता है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। व्हाट्सएप एंड लीक्स। अब ये व्हाट्सएप के बारे में है कि क्या कितना सिक्योर है, क्या होता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इस न्यूज़ आइटम में आए तो हम देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या किसी और को एक्सेस मिल सकती है व्हाट्सएप चैट्स की? तो नहीं, नो वन गेट्स दिस एक्सेस। क्यों? क्योंकि 2016 से ही व्हाट्सएप ने एंड टू एंड इनक्रिप्शन कर लिया है। एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब है कि इवन व्हाट्सएप कैन नॉट रीड योर मैसेजेस वंस इट इज डिलीवर्ड ऑन समवन एल्सेज मोबाइल, दे कैन नॉट रीड इट एंड इट कैन नॉट बी रेड बाय इवन द व्हाट्सएप।
अब हाउ इज़ व्हाट्सएप डिजाइंड टू इंश्योर सच सिक्योर कम्युनिकेशन। तो व्हाट्सएप एक इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल का यूज़ करता है विच इज़ डेवलप्ड बाय ओपन विस्पर्स सिस्टम। व्हाट्सएप यूजेज इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय ओपन विस्पर्स सिस्टम विच इज़ अ प्रोजेक्ट नोन बेस्ट फॉर इट्स सिग्नल ऐप। इन्होंने एक सिग्नल ऐप भी बनाया था जो कि सेम ओपन सोर्स प्राइवेसी के लिए यूज़ करता है। सिग्नल जो ऐप है वो एडवर्ड स्नोडेन भी यूज़ करता है। एडवर्ड स्नोडेन ने भी कहा था कि वो सिग्नल ऐप का यूज़ हर दिन करते हैं। ओपन विस्पर्स सिस्टम डेवलप्ड बाय व्हाट्सएप, याद रखिएगा, ठीक है, डेवलप्ड बाय ओपन विस्पर सिस्टम, जिन्होंने डेवलप किया है उस इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल का यूज़ व्हाट्सएप uses the encryption protocol which is developed by open whisper system। और एक सिग्नल ऐप भी था जिसको कि इन्होंने ओपन विस्पर सिस्टम नहीं उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था। अब ये जो टेक्नोलॉजी है इस इंक्रिप्शन के पीछे वो डिफी हेलमैन की एक्सचेंज टेक्नोलॉजी कहलाती है। याद रखिएगा, डिफी हेलमैन की एक्सचेंज। याद रखिएगा, दो साइंटिस्ट थे जिन एक थे डिफी और दूसरे थे हेलमैन। ओके, याद रखिएगा, वाइट फील्ड डिफी थे और दूसरा मार्टिन ई हेलमैन थे। तो याद रखिएगा, डिफी हेलमैन की एक्सचेंज जो है वो इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी, बहुत इतना ही सिंपल याद रखना है, क्रिप्टोग्राफी के लिए की एक्सचेंज मेथोडोलॉजी का यूज़ होता है। वो की एक्सचेंज मेथोडोलॉजी किसने डेवलप की थी? डिफी हेलमैन ने डेवलप की थी। तो वाइट फील्ड डिफी थे और मार्टिन ई हेलमैन थे। जैसे पहले ऐसा नहीं होता था कि अपन जाते हैं एक कोड, जैसे मूवीज़ में कई बार दिखाता है तारा रंपम कुछ भी ऐसा कोड बना लेते हैं कि आप जाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे, कुछ एक प्राइवेट की जो सिर्फ आपको पता है, आप वहाँ पे वो की दोगे, आप वो कोड बोलोगे, तब आपको वहाँ पे एक्सेस मिलेगी। ऐसा रहता था ना, वैसा ही सेम अब इन्होंने डिजिटल फॉर्म में कर दिया है उसी तरीके। बस सिंपल टर्म्स में आपको यही समझा सकता हूँ, बहुत ज़्यादा साइंस में इंटर करने की जरूरत नहीं है आपको इसमें। याद रखिए, डिफी हेलमैन जो की है वो इसी सिस्टम पे बेस्ड है। तो ये आपको मैंने पूरा बता दिया। कांट दोज हु हैव एक्सेस टू द सर्वर रीड मैसेजेस, जिनको एक्सेस है सर्वर की, क्या वो पढ़ सकते हैं? तो एंड टू एंड जो एन्क्रिप्शन होता है वो इस वल्नरेबिलिटी को रिमूव कर देता है। व्हाट्सएप ये कहता है कि ये ना तो ये सर्वर पे मैसेज स्टोर करते हैं वंस दे आर डिलीवर्ड, तो ये सर्वर पे स्टोर ही नहीं रहते मैसेज, इसलिए उनको कोई रीड नहीं कर सकता है। ठीक है ना। लीक्स हो सकते हैं क्या? तो बिल्कुल लीक्स हो सकते हैं। अगर आपकी डिवाइस का एक्सेस किसी और के पास जाए तो लीक्स हो सकते हैं, या फिर आपके मोबाइल में कोई ऐसा बग आ जाए जो कि आपके उसको मिमिक कर रहा है, तो फिर वो भी लीक्स के थ्रू हो सकता है। ठीक है ना। एंड ये कुछ बग्स होते हैं जो फ़ोन में कर लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, समझ में आ गया होगा। DAP 2020 ऑफसेट क्लॉज एंड रफेल लाइक डील्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली DAP 2020 आ चुका है, डिफेंस एक्विजिशन प्रोक्योरमेंट का जो पॉलिसी आया है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो आया है DPP नया, तो उसमें क्या है, ऑफसेट क्लॉज की कंडीशन को रिमूव कर दिया गया है फॉर द IG, यानी कि इंटर गवर्नमेंट जो एग्रीमेंट्स होंगे उसमें ऑफसेट क्लॉज नहीं रहेगा। ऑफसेट का मतलब क्या होता था? ऑफसेट का मतलब ये होता था, सपोज ऑफसेट अगर 30% है, इसका मतलब क्या है, सिंपल भाषा में समझो कि अगर मैंने 100 रुपये की डील आपसे की, एक्स ने वाई के साथ 100 रुपये की डील की, जहाँ पे ऑफसेट 30% था। मान लो एक्स ने कोई चीज़ खरीदी वाई से और उसको बदले में 100 रुपये दिए, तो जो वाई जिसको 100 रुपये मिला है वो 30% है कि 30 रुपये वापस से इन्वेस्ट करेगा एक्स के पीछे। ये सिंपल सी बात है, मैं आपको भाषा में आपको समझा सकता हूँ। ये क्या होता है ऑफसेट, कि अगर दो लोगों के बीच में डील हुई है, एक ने कोई चीज़ खरीदी है 100 रुपये की और 30% का ऑफसेट क्लॉज के साथ खरीदी है, तो वो जिसको 100 रुपये मिल रहे हैं, ही विल इन्वेस्ट बैक 30 रुपीज़ अगेन इनटू दैट फर्स्ट कंट्री। ठीक है ना, वो फिर इन्वेस्ट करेगा दोबारा से। तो अब ये इन्वेस्टमेंट जो होता था बेसिकली टेक्नोलॉजी के लिए था, कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगी। तो रफेल के साथ जब हमने डील की 36,000 करोड़ की, इसमें 60,000 करोड़ की, तो फिर उसमें उन्होंने कहा कि हम उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, बट अभी तक कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं किया गया। तो यही चीज़ कैग ने देखी, कैग ने कहा कि भाई कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया ही नहीं गया, तो फिर ऐसे इन एग्रीमेंट्स का मतलब क्या निकलता है? फिर अगर वो कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर ही नहीं है तो फिर ऑफसेट क्लॉज का क्या मतलब निकल रहा है? तो अब जो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स रहेंगे उसमें ऑफसेट क्लॉज हटा दिया गया। दूसरा जो चेंज है DPP में वो ये किया गया कि अब लीजिंग की फैसिलिटी स्टार्ट कर दी गई है, एक नई कैटेगरी लीजिंग आ गई है। देखो क्या होता है, कई बार आपके पास इतना पूरा पैसा नहीं होता कि आप चीज़ें खरीद लो, तो आप क्या करते हो कि आप किराए से वो चीज़ ले लेते हो, है ना। जब चीज़ें खरीद नहीं पाते हो आप किराए से अफोर्ड कर सकते हो। जैसे CD खरीदने में जाओ तो 100 रुपये मिलती थी, किराए से जाओ तो 10 रुपये मिल जाती थी। तो वही चीज़ है,
काम वही करेगी, लेकिन वो चीज़ अब आपको किराए से टाइम पीरियड के लिए मिलेगी। तो ये लीजिंग की फैसिलिटी भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। लीजिंग फैसिलिटी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द न्यू डिफेंस उसमें प्रोसीजर्स। एंड इसमें टर्म था डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, याद रखिएगा। इसको हेड कौन करता है? इसको डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है। एक इंपॉर्टेंट टर्म याद रखिएगा, डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है, ठीक है। आइडियल वेट और आइडियल हाइट मैंने आपको बता दिया कि आइडियल वेट जो था पहले 50 किलो था फॉर फीमेल, 60 किलो था फॉर मेल, उसको बढ़ा दिया गया है 55 किलोग्राम कर दिया गया है फॉर फीमेल, 65 किलोग्राम कर दिया गया है फॉर मेल। और जो एडल्ट एज थी पहले 20 से 39 साल की थी, 20 to 39 थी, अब उसको 19 to 39 कर दिया गया है, 19 to 39। किसने किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हैदराबाद बेस्ड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। इसने एक रिपोर्ट निकाली थी, व्हाट इंडिया ईट्स। इसमें इन्होंने ये देखा कि इंडिया में जो है वो प्रोटीन का कंजम्पशन कम है, कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। ये भी इन्होंने इस रिपोर्ट के अंतर्गत ही देखा था, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच वर देयर इन दिस today's न्यूज़पेपर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब अगली जो देखो यहाँ पे बैटल फॉर द ब्लैक माउंटेन्स लिखा हुआ है नेक्स्ट न्यूज़ में। यहाँ पे बस मैप आपको दिखाना चाहता था मैं। यहाँ पे देखो मैप, अगर देखो तो ये अजरबैजान है, ये अजरबैजान का एक एक्सक्लेव है, ये पूरा अजरबैजान है। और यहाँ पे आर्मेनिया आता है, ये आपका आर्मेनिया है, दिस इज़ आर्मेनिया, ठीक है ना। और ये बीच में जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है, ये आपका नगोर्नो काराबाख रीजन है, दिस इज़ द नगोर्नो काराबाख रीजन। और यहीं पे आपके मुरोव डैग माउंटेन्स भी आते हैं, दिस इज़ द एरिया नगोर्नो काराबाख रीजन। इसको आई थिंक जो अदर मीनिंग है दूसरा, वो भी ब्लैक माउंटेन्स ही है इसका मीनिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर है ये एरिया जो है, एक्चुअली में सोवियत ने जब मैप रीड्रॉ किया था तो अजरबैजान के अंदर डाल दिया था। नगोर्नो काराबाख ओब्लास्ट जो रीजन है वो अजरबैजान की बाउंड्रीज के अंदर था, लेकिन इसमें एथनिक अगर मेजॉरिटी देखे तो वो आर्मीनियंस की है। अब अजरबैजान को सपोर्ट मिल रहा है किसके साथ? टर्की का सपोर्ट मिल रहा है, एंड टर्की का सपोर्ट ले रहे हैं वो लोग। वहीं आर्मेनिया जो है वो रशिया के सपोर्ट पर डिपेंडेंट है। लेकिन जो बाकू है एंड येरेवन है, जो दो कम्युनिटीज़ है जिनके बीच में लड़ाई हो रही है बेसिकली, वो भी रशिया के दोनों सपोर्ट में है। तो रशिया ने सीज फायर किया था, लेकिन अजरबैजान को सिंस सपोर्ट मिल रहा है टर्की का, इसलिए वो चाहता है कि अब वो इस एरिया को ले ले। सो दैट इज़ द थिंग विच दे वांट दिस बैक, ओके। तो these are the things which were there in today's newspaper analysis. I hope you liked this video, and that is it for the day. Thank you and have a nice day.